बीए तृतीय वर्ष के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का जो तृतीय प्रश्न पत्र चल रहा है उसी के अंतर्गत आज हम आगे बात करेंगे। इससे पहले बात हो गई थी लज्जा और ग्लानि तक। आज हम बात करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखें, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर भी करें। चलो चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा हुआ जो निबंध है वो कौन सा है पता है आपको? कुटज। तो चलते हैं कुटज की तरफ और उसका आपको सार सुनाता हूँ। कुटज निबंध का सार सुने। कुटज आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध है। लेखक ने कुटज जैसी पर्वतों पर रहने वाली उपेक्षित वृक्ष के माध्यम से मानव की जीवंतता और असीम शक्ति का वर्णन ललित शैली में इस निबंध में किया है। हिमालय की सूखी नीरस शिवालिक पहाड़ियों का वर्णन करते हुए लेखक कहता है कि इन पथरीली पहाड़ियों में पुष्पों से लदे वृक्ष को देखकर लगता है कि पृथ्वी में दुरंत शक्ति है। कुटज के बहाने वे नाम और रूप के दार्शनिक प्रश्न पर विचार करते हैं। वे लिखते हैं, रूप व्यक्ति सत्य है और नाम समाज सत्य है। कुटज के नाम पर विचार करते हुए संस्कृत तक जाते हैं और कुटज तथा कूटज का अंतर बताते हैं। यक्ष द्वारा कुटज पुष्प से अभ्यर्थना के क्रम में वे कालिदास की काव्य कला पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि ललित निबंध की विशेषता ही है भाव और बुद्धि का समन्वय और असीमित उड़ान। द्विवेदी जी स्वयं कहते हैं, मन दूर दूर तक उड़ रहा है, देश में और काल में। कुटज के बहाने निबंधकार समाज पर आते हैं, रहीम के माध्यम से प्रतिष्ठा का महत्व बताते हैं। कुटज शब्द की व्याख्या में द्विवेदी जी ने कुटज अर्थात अगस्त्य, कुट अर्थात घर और कुट्टहारिका अर्थात दासी, कुट्टनी जैसे शब्दों को खोजकर उससे जोड़ते हुए भाषा वैज्ञानिक खोज तक पहुंचते हैं और आग्नेय परिवार का सिद्ध करते हैं। द्विवेदी जी कुटज को अंत में जीवन से जोड़ते हुए कहते हैं कि मेरे लिए यह अपराधी जीवनी शक्ति का प्रतीक है। उससे प्रेरणा देते हुए कहते हैं, जीना चाहते हो कठोर पाषाण को भेद कर पाताल की छाती चीरकर अपना भोग संग्रह करो। वायुमंडल को चूस कर आंधी तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकाश को चूमकर आकाश की लहरी में झूमकर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उद्देश्य है। कुटज उनके लिए दुख सुख से युक्त अभिमान हित होने की प्रेरणा देता है। वह मन पर सवारी करता है, मन को सवारी नहीं करने देता। कुटज के माध्यम से द्विवेदी जी ने जीवंतता का संदेश दिया है। यहीं पर कुटज की बात पूरी होती है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी, इनके द्वारा जो लिखा हुआ छायावाद है, तो छायावाद निबंध का सार सुने। प्रस्तुत निबंध समीक्षात्मक है। जो छायावाद निबंध है वो समीक्षात्मक है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी छायावादी आलोचक हैं और उन्होंने काव्य में सौंदर्य बोध को महत्व दिया है। द्विवेदी युगीन आदर्शवाद की अपेक्षा काव्य में सौष्ठव को उन्होंने श्रेष्ठ माना है, अतः उन्हें सौष्ठववादी समीक्षक भी कहा जाता है। प्रस्तुत निबंध में उन्होंने छायावादी काव्य की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए उसकी प्रतिष्ठा काव्यवाद के रूप में की है। प्रस्तुत निबंध उस काल में लिखा गया जब छायावाद को
कभी कबीर आदि निर्गुण कवियों के रहस्यवाद से, कभी बंगला के प्रभाव से और कभी पलायनवाद से जोड़ा जा रहा था। रहस्यवाद या आध्यात्मिकता से जोड़कर छायावाद को समाज की मुख्य धारा से अलग किया जा रहा था। उस समय वाजपेयी जी ने छायावाद निबंध लिखकर छायावाद को साहित्य की मुख्य धारा से जोड़ा। मध्ययुगीन आध्यात्मिक परंपरा से ना जोड़ते हुए वे लिखते हैं, नई छायावादी काव्यधारा का भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक ना होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। उसे हम 20वीं शताब्दी की वैज्ञानिक और भौतिक प्रगति की प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। वाजपेयी जी छायावाद को प्रकृति का चेतन सत्ता से जोड़ते हैं। मध्यकालीन अध्यात्म, साधनात्मक तथा आध्यात्मक उसकी अपनी पद्धति थी, पर छायावादी काव्य प्रकृति की चेतना सत्ता से अनप्रमाणित होकर पुरुष या आत्मा के अधिष्ठान में परिणत होता है। वाजपेयी जी आधुनिक छायावादी काव्य को क्रमागत आध्यात्मिक पद्धति ना मानकर नवीन जीवन प्रगति और उसके आत्म सौंदर्य को महत्व देते हैं। आधुनिक छायावादी काव्य भावना के स्तर पर कोई प्रतिबंध नहीं मानता। प्रसाद और महादेवी को उन्होंने उदाहरण के रूप में रखा है। प्रसाद जी का काव्य मानवीय सौंदर्य पर अधिष्ठित है, जबकि महादेवी जी एकांतिक हैं। छायावादी काव्य शैली से उन्हें पृथक काव्य शैली का माना जा सकता है। छायावाद का सार बस यहीं तक। अब हम आगे की ओर चलते हैं। जो अगला निबंध है, जो अगले निबंध के निबंधकार हैं उसको जाने। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, इनका जो निबंध है तुम चंदन हम पानी। प्रस्तुत निबंध ललित निबंध है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र हिंदी के वरिष्ठ ललित निबंधकार हैं और उन्होंने ग्रामीण लोक जीवन के माध्यम से शास्त्र और लोक को मिलाकर समाज दर्शन बनाया है। अतः उनके निबंधों का लालित्य लोक मन का संस्पर्श करता है। तुम चंदन हम पानी। निबंध उनके ललित निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी से लिया गया है। संत कवि रविदास के पद की प्रथम पंक्ति प्रभु जी तुम चंदन हम पानी से, यह शीर्षक लिया गया है। चंदन घिसने के 3 आयाम हैं, प्रस्तरखंड, पानी और चंदन। रविदास ने प्रभु को चंदन और जीवन को पानी कहा है। इसी प्रतीक की विवेचना प्रस्तुत निबंध की है। मिश्र जी की मान्यता है कि इस पार्थिविक शरीर के शिलाखंड पर जीवन के छिड़काव से बार बार रगड़ खाने लगता है, त्यों ही उस ईश्वर का गुण, उसका आमोद और चैतन्य अभिव्यक्त होते हैं। इसी सिद्धांत को केंद्र में रखकर वे मनुष्य की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। वे मानते हैं कि मनुष्य ही महान है और उसे किसी के आगे सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं। मिश्र जी का मत है कि प्रभु जी के घिसे नहीं जाते, प्रभु जी घिसे नहीं जाते। मनुष्य जरा सा जल देता है और प्रभु स्वयं कृपालु होकर उसके जीवन को सुगंध से भर देते हैं। यानी प्रभु स्वयं कृपालु होकर उसके जीवन को सुगंध से भर देते हैं, पसीज जाते हैं। मिश्र जी के चंदन हमारी विश्व भावना का एक सूखा खंड है, जिसे रस सिक्त करना हमारा कर्तव्य है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी प्रस्तुत निबंध के माध्यम से चंदन और पानी का रूपक बनाकर वास्तव में मनुष्य को ये संदेश दिया है कि वास्तव में हम ही चंदन हैं, हम ही पानी हैं, पत्थर कटोरी सब हम ही हैं और हम ही देवता भी हैं। प्रभु को, उनके गुणों को
जीवन में उतारना ही चंदन घिसना है। चंदन हमें यही प्रेरणा देता है, इससे हमारा गंधहीन जीवन पारमार्थिक स्वरूप पाकर सुगंधित हो जाता है। हमारे लोक जीवन में, लोकगीतों में प्रेम का वर्णन करते समय चंदन की चर्चा की जाती है, अर्थात मानव को शुष्क नीर पार्थिव शरीर मिला है, जिसे प्रेम के जल से ईश्वर की कृपा से सुगंधित बनाया जा सकता है। चंदन हमें जीवन को पारमार्थिक और सुगंधित बनाने की प्रेरणा देता है। इस निबंध का सार बस यहीं तक। अब आप अगले निबंधकार की ओर बढ़ते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का जो निबंध है उसको देखें। सौंदर्य की उपयोगिता का निबंध सार सुने। डॉक्टर रामविलास शर्मा भाषाविद और प्रगतिवादी समीक्षक हैं। सौंदर्य की उपयोगिता निबंध में उन्होंने सौंदर्य की प्रगतिवादी ढंग से व्याख्या की है। सौंदर्य केवल रूप में नहीं होता, वे नारी के अंगों के वर्णन को सौंदर्य नहीं मानते, जैसा रीति कवियों ने किया है। सौंदर्य उपभोग नहीं है, उसका जीवन में उपयोग है। सामंती शासन में सौंदर्य और नारी पर्याय थे और उपभोग उद्देश्य। सामंती जीवन ही उपभोग प्रधान था और वह कर्म नहीं था। शर्मा जी मानते हैं कि सौंदर्य कर्म या जीवन से बाहर नहीं होता। वे लिखते हैं, सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि हम जो काम करें वो सुंदर हो और उससे आनंद मिले, लेकिन मानव समाज के विकास के साथ ही कर्म की दुखमय और भोग को सुखमय मान लिया गया और सौंदर्य के ठेकेदार भोक्ता हो गए। लोगों ने कर्म छोड़कर संपत्ति का संग्रह और भोग करना प्रारंभ कर दिया। मालिक सुखी और कर्मकार दुखी माने जाने लगे। सौंदर्य की सत्ता वस्तु से हटकर मन में हो गई। शर्मा जी मानते हैं कि साहित्य मनुष्य के लिए है, उसके हित के लिए मनुष्य साहित्य के लिए नहीं है। शर्मा जी सौंदर्य को वस्तु में मानते हैं और वह केवल इंद्रिय बोध तक सीमित नहीं है, वह हृदय को प्रभावित करता है। इसीलिए सौंदर्य और उपयोगिता को सामान्यतः लोग पृथक समझते हैं। शर्मा जी का मानना है कि उनकी द्वंद्वात्मक एकता के बिना साहित्य रचना संभव नहीं है। जो लोग सौंदर्य को उपयोगिता नहीं मानते, उनका सौंदर्य इंद्रिय बोध तक सीमित है। वास्तविक सौंदर्य तो कर्म में होता है। साहित्य मानव कर्म से प्रभावित होता है, मानव सौंदर्य से नहीं। आचार्य शुक्ल का उल्लेख करते हुए शर्मा जी ने लिखा कि शुक्ल जी ने शक्ति और शील को मिलाकर सौंदर्य का महत्व प्रतिपादित किया है और उसे गतिवान माना। सौंदर्य गतिशील होने के कारण ही मंगलमय है। इसीलिए शर्मा जी ने सौंदर्य को जनता से संबंधित मानकर साहित्य को मार्क्सवादी सिद्धांतों की कसौटी पर कसा है। शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।